स्टोरी की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां कोई कहता है जल्दी से बैटल फॉर्मेशन को बनाओ, आज हम बिना हारे उस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। और ये कहने वाला एक एल्फ होता है जो कहता है वो कहाँ गया। फिर दूसरा एल्फ कहता है अपने पीछे देखो। फिर पहले वाला एल्फ जैसे ही पीछे देखता है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे मॉन्स्टर था जो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी एक आदमी आता है और उस मॉन्स्टर के गले को अपने तलवार से काट देता है, जिसे देखकर एल्फ कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एल्फ कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया करूँ, मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो। तुमने न सिर्फ मुझे बचाया है बल्कि हमारे ट्राइब के शांति को भी बचाया है। मैं तुम्हारे ये एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। फिर तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है स्मॉल विलेज के एल्फ का अफेक्शन 10 से बढ़ गया है। फिर दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है फर्स्ट अचीवमेंट फॉरेनर जिसने एल्फ के भरोसे को जीता है, अब से वो एल्फ रेस के रीजन में आजादी से घूम सकता है। फिर वो एल्फ पीछे मुड़ते हुए कहता है और मेरी छोटी बहन ने कहा कि वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। फिर उस एल्फ की छोटी बहन कहती है बहुत समय हो गया जब मैंने तुम्हें अपने कंपेनियन बनने के लिए ऑफर किया था। फिर से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा एल्फ हंटर के साथ रिलेशनशिप 10 से इंक्रीज हो गया है। फर्स्ट अचीवमेंट तुमने एक टाइटल पाया है जिसने पहली बार एक एल्फ को अपना कंपेनियन बनाया है। अब तुम एल्फ रेस के इक्विपमेंट का यूज कर सकते हो। फिर वो एल्फ शर्माते हुए कहते हैं अगर ये तुम हो तो मैं चाहूंगी। फिर उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस एल्फ और उस आदमी की शादी हो रही होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। फिर उसके बाद वो आदमी उस एल्फ को रिंग पहनाता है। फिर उसके बाद वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने फर्स्ट अचीवमेंट पाया है, तुम एक पहले फॉरेनर हो जिसने एक एल्फ वुमेन से शादी किया है। फिर उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है इसे यही रोको। फिर उसके बाद हमें बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जिन लोगों के सामने स्टेज पर खड़ा आदमी कहता है मैं इसे कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, इसके लिए मैंने अनगिनत घंटे बिताए हैं। एरिस ये कोई सिंपल गेम नहीं है। एरिस के सभी कैरेक्टर एआई से बनाए गए हैं और वो सभी अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करते हैं। एरिस ये एक दूसरी दुनिया है। उसकी बातें सुनकर वहाँ की खड़ी ऑडियंस कहती है जो मैंने अभी देखा क्या वो सच में एक गेम प्ले का फुटेज था, ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल असली लोगों की तरह दिख रहे थे। मुझे नहीं लगा था कि ये सब सीजी था, मुझे तो ये सब असली लग रहा था। यहाँ पर सीजी का मतलब सीजीआई ग्राफिक्स वीएफएक्स है। फिर स्टेज पे खड़ा आदमी कहता है ये सिर्फ एक रियलिस्टिक गेम नहीं है बल्कि प्यूरियम कॉर्पोरेशन ने एक नई दुनिया को बनाया है। सुपर एआई से एक डिवाइन बीइंग का जन्म हुआ। एरिस के गॉड खुद यूजर को इवेल्युएट करते हैं और अचीवमेंट के हिसाब से उन्हें इनक्रेडिबल पावर देते हैं। एरिस के गॉड से रिवेलेशन मिलने के बाद तुम्हें स्पेशल पावर मिलती है और लेजेंडरी फेम पाने के बाद तुम एक हीरो बन सकते हो या तुम अपना खुद एक फोर्स बना सकते हो और एक किंग बन के राज कर सकते हो। दूसरे शब्दों में तुम वो हर चीज हासिल कर सकते हो जो असलियत में पॉसिबल है, यहाँ तक कि जो असलियत में इम्पॉसिबल है उसे तुम एरिस में पा सकते हो। उसकी बातें सुनकर ऑडियंस कहती है मुझे नहीं पता इसकी बातें सच है या नहीं, लेकिन इस तरह के क्वालिटी के साथ मैं इस गेम को जरूर खेलूंगा। और वो सभी उस गेम की तारीफ करते हुए उसका सवाल पूछने लगते हैं। और गाइस इस बंदे का नाम ली सेजिन है। फिर बताया जाता है 2045 में प्यूरियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एरिस गेम को बनाया। जीनियस ली सेजिन के हाथों से बना ये वर्चुअल रियलिटी गेम का रिएक्शन एक्सप्लोसिव था। इसने सिर्फ गेम इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कल्चर को अफेक्ट किया और सिर्फ कुछ ही समय में इसके यूजर 1 बिलियन से भी ज्यादा हो गए। फिर उसके बाद एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एरिस के बिगिनर जोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ 1 से 10 लेवल के प्लेयर रहते हैं और नए प्लेयर आए थे जो गेम की तारीफ करते हैं कि ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। फिर एक चौके वाला आदमी कहता है उधर देखो ये वही है। एरिस के लॉन्च होने के बाद इस इवेंट की शुरुआत हुई। तुम्हें 10 बार में इस वुडन डमी को मारकर तोड़ना है। कहते हैं कि 1.2 बिलियन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन वो सभी फेल हो गए। कहते हैं अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें 50 मिलियन वॉन का वीवीआईपी कैप्सूल मिलेगा और तुम्हारे सभी स्टेट्स +5 हो जाएंगे। फिर उस चोगे के बगल वाला आदमी कहता है 10 हिट इसे तोड़ने के लिए काफी है। फिर चोगे वाला कहता है भूल जाओ, ऐसा लगता है इन दिनों
ज्यादा चैलेंजर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ तक कि गोल्ड मेडलिस्ट हानुल भी इसे करने में फेल हो गया। नॉर्मल लोगों के लिए तो ये इम्पॉसिबल है। उसकी बातें सुनकर उसके बगल खड़ा आदमी काफी हैरान हो जाता है। फिर वो चोगे वाला कहता है इसीलिए इसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। फिर उसके बगल में खड़ा पीले वालों वाला कहता है तो यहाँ पर बिना कोशिश किए इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं। फिर चोगे वाला आदमी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि आज इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। फिर तभी उसके पीछे एक आदमी कहता है क्या तुम प्लीज मेरे रास्ते से हट सकते हो। जिसकी बातें सुनकर वो चोगे वाला आदमी पीछे देखता है और उसके पीछे एक बड़ा सा डीमन खड़ा होता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं ये तो मेडोस्योक के प्राइमेट्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है। फिर वो डीमन कहता है तो ये वुडन डमी है जिसे हानुल भी नहीं तोड़ पाया। फिर वो उस वुडन डमी के पास जाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग बात करने लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे स्पीशीज का है। फिर वही चोगे वाला आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है वे कहते हैं कि वो लोग सिर्फ अपने खाली हाथों से एक भालू को भी मार सकते हैं। उसके सामने तो ये वुडन डमी भी काफी छोटा लग रहा है। शायद वो 10 फीट पूरा होने से पहले उसे तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। फिर उस डीमन को दिखाया जाता है जो अपना पंच मारते हुए कहता है तो चलो देखते हैं वो 50 मिलियन वॉन का वीवीआईपी कैप्सूल क्या मेरा होगा। फिर वो उस डमी के ऊपर पंच मार देता है। फिर उसके बाद उस डमी को देखकर वहाँ के लोग कहते हैं वो डमी पीछे धकेला गया। ऐसे लगता है इस बार ये चैलेंजर कामयाब हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। फिर उसके बगल में बैठी लड़की कहती है मैं क्या सोचती हूँ, मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि वो कामयाब हो जाए। अगर हानुल के फेल होने के बाद वो आदमी भी इसे करने में कामयाब नहीं हो पाता तो इसके बाद शायद बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। उन्होंने लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक इम्पॉसिबल क्विस्ट को बनाया है। एरिस यूजर रिक्रूटमेंट और पैसा बनाने के पीछे पागल है। शायद कल की हेडलाइंस इसी से भरी होगी। फिर उसके बगल में जो आदमी खड़ा होता है वो कहता है अगर ये आदमी फेल हो गया इसका मतलब हमें एरिस के सिस्टम में दखल देना होगा जो अनप्रेसिडेंट हो। लेकिन क्या इसे सीईओ मानेंगे। फिर वो लड़के कहते हैं ये कुछ ऐसा काम है जिसे आपको पूरा करना ही होगा टीम लीडर। फिर उसके बगल में खड़ा आदमी मतलब वो टीम लीडर कहता है एक अकेला टीम लीडर ऐसे कैसे कर सकता है। फिर वो लड़की कहती है मुझे नहीं पता लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं अपना काम छोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब होती है और वो कहता है ये अनबिलीवेबल है। फिर वो जमीन पर नीचे गिर जाता है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है क्विस्ट फेल हो गया, प्लीज अगली बार कोशिश करे। फिर वो टीम लीडर कहता है अब हम फंस गए। फिर वो लड़की अपना बैग उठाते हुए कहती है चलो हम जल्दी करते हैं और यहाँ से भाग निकले इससे पहले कि हमें प्रोटेस्ट के लिए बुलाएं। फिर उसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। फिर तभी एक आदमी कहता है टीम लीडर एक नया चैलेंजर आया है। फिर टीम लीडर पीछे मुड़कर कहता है क्या इसीलिए तुमने मुझे रोका, क्या ऐसे लग रहा है कि वो कामयाब हो सकता है। फिर उसके बाद वो लड़की कहती है उसने बेसिक गियर पहना है जो कैरेक्टर को बनाने के बाद मिलता है और सिस्टम में इसे तभी चेंज किया जा सकता है जब आप 10 लेवल के हो जाए या आप एक मॉन्स्टर को पकड़ ले। उसके वेपन को देखकर ऐसे लग रहा है कि वो किसी कैश शॉप से लिया गया है। ऐसे बहुत से प्लेयर है जो अपने वेपन को कैश शॉप से लेकर आए लेकिन वो सभी के सभी फेल हो गए। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है मुझे माफ कर दीजिए आपको रोकने के लिए। फिर टीम लीडर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी इसे देखकर सोच रहा था क्या होगा। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं ठीक है मैं डिनर के बाद वापस आऊंगा। फिर तभी वो लोग रुक जाते हैं और टीम लीडर वापस मुड़कर कहता है अचानक से शोर शराबा क्यों आ रहा है। फिर तभी वो टीम लीडर सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस वुडन डमी के बीच से 2 टुकड़े हो गए थे। फिर तभी एक वर्ल्ड मैसेज आता है जिसमें कांग्रेचुलेशन किया जा रहा था और गाइस आप लोग तो इतना में समझ ही गए होंगे कि यही हमारा एमसी है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुम पहले यूजर हो जिसने वुडन डमी को खत्म किया है। फिर उसके सभी स्टेट +5 हो जाते हैं और 200 का फेम मिलता है जिसे देखकर टीम लीडर के हाथों से उसका चाय का कप छूट जाता है और वो कहते हैं ये क्या था, आखिर वो है कौन, क्या इस तरह का स्किल वाला आदमी यहाँ पर बचा हुआ था। फिर वो लड़की कहती है नहीं यहाँ सबसे ज्यादा स्किल वाला मेडोस्योक आखिरी बचा हुआ था, यहाँ पर मेडोस्योक का मतलब उस डीमन से है। फिर वो लड़की कहती है देखने से तो वो एक मामूली सा आदमी लग रहा है। फिर तभी टीम लीडर काफी हैरान होते हुए कहता है रुको 1 मिनट, उसका स्वॉर्ड उसके ग्रेड का पता लगाओ। फिर वो लड़की बैठ जाती है और कंप्यूटर को चलाते हुए कहती है रुको 1 मिनट, मैं अभी उसका पता लगाती हूँ। फिर वो लड़की कहती है
टीम लीडर इसका रिजल्ट बहुत ही अजीब है। फिर टीम लीडर कहता है बिल्कुल ऐसा होना ही था, अगर ऐसा नहीं होता तो ये अजीब होता। फिर वो लड़की कहती है ये सच है, लेकिन वो स्वॉर्ड एक एपिक ग्रेड का है। फिर उसके बाद उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम डे लाइट होता है। ग्रेड एपिक, ड्यूरेबिलिटी 3000, अटैक पावर 143, रेस्ट्रिक्शन 40 लेवल या उससे हायर लेवल के ही इसे यूज कर सकते हैं। पर इस स्वॉर्ड को जिसने बनाया है अगर वो यूज करता है तो उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसे देखकर टीम लीडर काफी ज्यादा हैरान हो तो ये सोचने लगता है क्या एपिक ग्रेड का स्वॉर्ड, आखिर ये आदमी है कौन, आखिर इसकी असली पहचान क्या है। फिर उसके बाद हमें एमसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एमसी सोच रहा होता है मेटल रिंग की आवाज, एक ऐसी आग जो मेरे बॉडी से पूरा पसीना निकाल सकती है। फिर हमारा एमसी कहता है क्या फादर। फिर उसके बाद एमसी कांपते हुए आवाज में कहता है फादर आप वापिस आ गए। फिर हमारा एमसी रोने लगता है और अपने फादर को जाकर गले लगा लेता है। फिर वो कहता है फादर मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर एमसी का फादर पीछे मुड़ता है और कहता है मेरे बेटे मैं अभी भी गर्म हूँ, और एमसी के फादर के आसपास से आग निकल रहा था। फिर दिखाया जाता है एमसी के फादर आग के लपटों में जल रहा था और वो कह रहा था ये बहुत गर्म है, जिसे देखकर हमारा एमसी जमीन पर गिर जाता है और रोते और चिल्लाते हुए फादर बोल के कह रहा होता है। फिर वो कहता है फादर जल्दी से उन आग के लपटों से बाहर निकलो, और वहीं उसके फादर कह रहे होते हैं ये बहुत गर्म है। फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो रो रहा होता है और बिस्तर पर से उठ जाता है और सोचने लगता है ये सपना मुझे बार बार आ रहा है, और हम देख सकते हैं एमसी के चेहरे और शरीर पर जलने का निशान था। फिर उसके बाद हमें कोरिया सियोल के हॉस्पिटल लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़का टैब पर बात करते हुए कहता है बिल्कुल, क्या वो बेवकूफ कमीने अभी भी उम्मीद पर कायम है। मैंने तुम्हें कहा था कि वो सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से वुडन डमी को नहीं तोड़ सकते। फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कहता है हे किम जीहुन, जिसे देखकर जीहुन कहता है ओह तो तुम यहाँ हो। फिर हमारा एमसी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे दिन में फोन मत करना। फिर जीहुन कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए था, तुम मुझसे शाम को भी नहीं मिल सकते हो क्योंकि तुम काम कर रहे हो, और मैं तुम्हारे फादर के हॉस्पिटल रूम में भी नहीं जा सकता। फिर उसके बाद हमारा एमसी बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है तो तुम क्या चाहते हो। फिर उसके बाद जीहुन कहता है वैसे क्या तुम हॉट नहीं हो। उसकी बातें सुनकर हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने मास्क को हटाते हुए कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। फिर उसके बाद जीहुन कहता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। फिर वो टैब को दिखाते हुए कहता है ठीक है चलो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुमने एरीज का नाम तो सुना ही होगा। फिर हमारा एमसी कहता है क्या एरीज। फिर जीहुन कहता है मुझे ये मत कहना कि तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये अभी के समय का टॉप गेम है जो एआई के साथ है। खैर ये सब भूल जाओ, इस गेम में शुरुआत के लोगों के लिए एक इवेंट है। बात यह है कि कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाया, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी इसमें फेल हो गए, लेकिन अगर तुम ये करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें एक वीवीआईपी कैप्सूल मिलेगा जिसकी कीमत 50 मिलियन वॉन है। फिर एमसी कहता है तो क्या। फिर जीहुन कहता है तो चलो इसे ट्राई करते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है तुमने कहा कि इसमें बिलियन से भी ज्यादा लोग फेल हो गए, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम ये कर लेंगे। और वो मन ही मन सोच रहा होता है मैं तो गेम भी नहीं खेलता। फिर जीहुन कहता है बिल्कुल ये डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब वुडन डमी को तोड़ने की बात आती है तो तुम्हारे पास एक चांस हो सकता है। फिर एमसी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है और ये सब क्या है। फिर जीहुन कहता है तुम्हारे अच्छे दोस्त ने एरीज गेम खेलने के लिए एक स्टैंडर्ड इशू कैप्सूल को तैयार किया है, ये 10 मिलियन वॉन के लायक है। जिसकी बातें सुनकर एमसी हैरान होते हुए कहता है क्या 10 मिलियन वॉन। फिर जीहुन कहता है हाँ। वे कहते हैं स्टैंडर्ड वाले के लिए सिंक रेट लगभग 85% है, लेकिन खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर एमसी कहता है क्या इतना ज्यादा महंगा और इसे बिलियन लोग खेलते हैं। फिर जीहुन कहता है ये इन्वेस्टमेंट के लायक है, अगर चीजें अच्छी तरह से चलती है तो इनक्रेडिबल रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं। तुम इन दिनों इसे असली दुनिया के करेंसी से भी ट्रेड कर सकते हो, इसलिए हर कोई इस गेम को खेल रहा है। फिर वो कैप्सूल के पास जाता है और उसे खोलते हुए कहता है ठीक है इतना काफी है, तो क्या अब हम इसके अंदर चलें? मैंने इसे थोड़ा सा ट्राई किया है। फिर उसके बाद हमारा एमसी कहता है हे किम जीहुन तुम्हें ये कहाँ से मिला। फिर जीहुन कहता है क्या ये अभी इम्पोर्टेंट भी है, तुम्हें इसके बदला ये सोचना चाहिए कि हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है इस बात की कोई गारंटी है कि हम कुछ कर भी पाएंगे, आखिर तुम किस तरह का पागलपन सोच रहे हो। फिर जीहुन कहता है ये कोई पागलपन नहीं
बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास एक चांस है। फिर एमसी कहता है तुम किस बेस पर बोल रहे हो कि मेरे पास चांस है। फिर जीहुन कहता है ध्यान से सुनो, एरियस में ब्लैक स्मिथ का क्लास एग्जिस्ट करता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये औसम नहीं है? कांग ह्योन्सु, तुम वर्ल्ड फेमस क्राफ्टमैन के इकलौते बेटे हो और एकमात्र सक्सेसर। तुम्हारे स्किल्स के साथ एक वुडन डमी को काटना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो गाइस, हमारे एमसी का नाम कांग ह्योन्सु है, तो अब से उसे ह्योन्सु कहेंगे। फिर ह्योन्सु कहता है मैं सोच रहा था कि तुम किस बात के लिए इतना कॉन्फिडेंट थे। फिर उसके बाद ह्योन्सु अपने टोपी को उतारते हुए कहता है एक्सीडेंट के बाद से मैं जिस तरह से हूँ मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं दिखाया है ना, मैं अब ऐसा हूँ। फिर दिखाया जाता है चेहरे के साथ साथ ह्योन्सु के सिर का एक साइड का पूरा बाल जल गया होता है। सच कहूँ तो मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। फिर हमारे एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ वो दौड़ रहा था और शायद ये उसका घर था जहाँ आसपास आग लगा हुआ था और वहीं एमसी का फादर मलबे से दबा हुआ था। उसे देखकर ह्योन्सु फादर बोल के जोर से चिल्लाता है और अपने फादर के पास जाने लगता है। फिर वहाँ जाके अपने फादर के ऊपर से मलबे को हटाता है। फिर उसके बाद ह्योन्सु अपने फादर को कंधे पर उठाकर लेकर जाने लगता है। फिर ह्योन्सु बताता है उस इंसिडेंट ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं मुश्किल से बच पाया, लेकिन मेरे फादर उसके बाद से कभी होश में नहीं आए और उनके इलाज को कवर करने के लिए मेरा फैमिली बहुत गरीब था। फिर उसके बाद हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी ह्योन्सु को कहता है मैंने सुना है कि तुम हथौड़ा चला लेते हो, जाओ उन लोगों की मदद करो। फिर ह्योन्सु बताता है 10 साल तक मैं अपने फादर के फुटस्टेप पर चलता रहा। उस दौरान मैंने ये हथौड़ा अनगिनत बार मेटल को फोर्जिंग करते समय चलाया था। फिर दिखाया जाता है ह्योन्सु जैसे ही कील को ठोकने के लिए हथौड़ा को चलाता है वो हथौड़ा उसके हाथों से गिर जाता है। उसे देखकर ह्योन्सु रोने लगता है। फिर उसके बाद वो बताता है यहाँ तक कि उस एक्सीडेंट के बाद से मेरी राइट हैंड में जरा सा भी ताकत नहीं बची। ब्लैक स्मिथ का काम तो छोड़ो, मैं एक लेबर का काम भी नहीं कर सकता। देखो, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए इसे वापस ले जाकर रिटर्न कर दो। 10 मिलियन वॉन को यूं ही मत फेंको। मेरे पार्ट टाइम जॉब का समय हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर ह्योन्सु वहाँ से जाने लगता है। फिर जीहुन कहता है क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम अपने फादर के हॉस्पिटल का बिल देने के लिए हर महीना बहुत मुश्किल से गुजार रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कब तक कर सकते हो? चलो मान लेते हैं कि तुम इसे हमेशा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लाइफ का क्या तुम अपने बॉडी को हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे? मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ ठीक कर सकता है। इलाज का पूरा पैसा 3 मिलियन वॉन है। ये अमाउंट काफी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हार मान सकते हो। फिर जीहुन गुस्से से कहता है मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तुमने कहा था कि तुम अपने लाइफ को एक ब्लैक स्मिथ बनकर जीना चाहते हो। तुम ऐसा एरेज में कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ मैं 10 मिलियन वॉन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं उसे लॉस करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार अपने दोस्त की बात मान लो प्लीज। ह्योन्सु, क्या तुम इसे एक बार भी ट्राई नहीं कर सकते? चलो बस एक बार कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बातें सुनने के बाद भी चुपचाप ह्योन्सु वहीं पर खड़ा होता है और वो पास्ट की बातों को याद करने लगता है जहां उसका फादर कह रहा होता है ये बहुत गर्म है। फिर वो अपने राइट हैंड को दिखने लगता है जिसमें सिर्फ हिलाने डुलाने की ताकत थी। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्योन्सु काम कर रहा था और वो सोच रहा था उस जीहुन ने मेरा दिमाग बेकार की बातों से भर दिया है। मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जितना जल्दी हो सके मुझे अपने फादर के इलाज के लिए पैसा कमाना होगा। फिर उसके बाद वो बगल में देखता है जहाँ एक आदमी लोहे को हथौड़े से मार रहा था, मतलब ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा था और उसे ह्योन्सु गौर से देख रहा था। फिर उसके बाद ह्योन्सु बताता है मेटल को पीटने की आवाज मेरे दिल में फिर से गूंज उठी और आखिरकार मैं फिर से वहीं आ गया। और ह्योन्सु सोच रहा होता है मेटल को पीटने की आवाज मुझे यहाँ खींच ले आई। फिर वो जीहुन की पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ वो कह रहा था कि तुम ब्लैक स्मिथ बनना चाहते थे। उसकी बातों को याद करके ह्योन्सु सोचने लगता है वो आग जो मेरे पूरे शरीर से पसीना निकाल सकता है, पीटते हुए मेटल की वो गूंजने वाली आवाज, मैं इसे फिर से सुनूंगा फादर। फिर उसके बाद ह्योन्सु कैप्सूल के अंदर जाकर वियर पहन के पूरे तरह से तैयार हो जाता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है एरिस के
वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कैरेक्टर बनाने की शुरुआत किया जा रहा है। प्लीज अपना निकनेम सेट करें। फिर दिखाया जाता है एमसी के आसपास से कई सारे पिक्सल्स निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद योनसु अपना नाम योनसु रखता है। फिर नोटिफिकेशन आता है कैरेक्टर कस्टमाइजेशन को शुरू किया जा रहा है। फिर दिखाया जाता है योनसु के आसपास से बहुत सारे पिक्सल निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो भी हैरान था। फिर नोटिफिकेशन आता है कि बॉडी टेप को एनालाइज किया जा रहा है। फिर दिखाया जाता है योनसु के बॉडी में जितने भी जलने के निशान थे वो सभी गायब होने लगते हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है एनालिसिस कंप्लीट हुआ। फिर योनसु को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। फिर नोटिफिकेशन आता है क्या तुम इसी अपीयरेंस के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। फिर योनसु कहता है हाँ। फिर नोटिफिकेशन आता है कैरेक्टर क्रिएशन फिनिश हुआ। सर्वर को सर्च किया जा रहा है। फिर दिखाया जाता है योनसु अपने राइट हैंड को देख रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है वो कमीना किम जिहुन सिर्फ जले हुआ का निशान नहीं गया बल्कि मेरे राइट हैंड की ताकत भी वापस आ गई। ऐसा लगता है कि मैं अब 10 मिलियन वॉन के कर्जे में हूँ। बेहतर होगा कि मैं इस कर्ज को चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है तुम्हें रैंडम टेरिटरी में समन किया जा रहा है। तुम्हें बार्डिन टेरिटरी के बिगिनर जोन में भेजा जा रहा है। फिर उसके बाद हमें बार्डिन टेरिटरी के लैंड के ब्लैक स्मिथ का घर को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है जो अपने क्लब्स को टाइट करता है और कहता है ये नर्क की तरह है जैसे कि मैं हार मान लूंगा। वो इंस्ट्रक्टर तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। मैं उन कमीनों के तलवार से भी ज्यादा बेहतर तलवार बनाऊंगा। फिर वो हथौड़ा मारते हुए कहता है प्लीज ये काम कर जाना। फिर योनसु वहाँ आते हुए कहता है ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी बातें सुनकर वो ब्लैक स्मिथ हैरान हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पे योनसु खड़ा था। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है क्या एक आउटसाइडर, तुमने अभी क्या कहा। फिर योनसु कहता है मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद योनसु कहता है ऐसा लग रहा है कि आप एक ब्लेड बना रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसा ही करते हो तो आप कभी भी एक मजबूत तलवार नहीं बना पाओगे। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तो तुम्हें क्या पता। फिर योनसु कहता है मैं जानता हूँ ये जगह मेरी नहीं है, लेकिन मैं देखकर बता सकता हूँ कि आप एक ग्रेट स्वॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस खड़े होकर देख नहीं सकता। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है क्या खड़े होकर देख नहीं सकते, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें सच में पता है कि इसे कैसे बनाना है। फिर वो योनसु की तरफ आते हुए कहता है ठीक है, इससे मुझे क्या ही घाटा होगा। फिर वो योनसु को हथौड़ा देते हुए कहता है तो आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। तो चलो देखते हैं क्या तुम्हारे पास सच में इतना स्किल है कि तुम अपने बात को साबित कर सको। मैं इसे ध्यान से देखूंगा। फिर योनसु उस हथौड़े को ले लेता है और सोचने लगता है मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं उससे अच्छे से बर्ताव करूं और फोर्ज यूज करने के लिए कहूँ, लेकिन शायद ये भी काम कर सकता है। फिर वो कहता है पर मेरी एक कंडीशन है। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है क्या कंडीशन है। फिर योनसु कहता है अगर मैं अपने स्किल को साबित कर दिया तो आप मुझे मेरी बनाई हुई शॉट को ले जाने दोगे, बदले में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो इसके लायक होगा। फिर वो ब्लैक स्मिथ कहता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है जो भी हो मुझे ये पसंद आया, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बना रहे। फिर उसके बाद वो ब्लैक स्मिथ बेंच पर बैठ जाता है और कहता है लेकिन तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हें ये घमंडी बनने की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर उसके बाद योनसु कहता है बिल्कुल। फिर योनसु शॉट को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और सोचने लगता है इसे करे हुए 3 साल हो गए, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ी बात कह दी है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसे कर पाऊंगा। फिर वो हथौड़े से उस स्टील को पीटने लगता है और सोचने लगता है लेकिन इस फीलिंग के साथ मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो पहले की बातों को याद करते हुए मन ही मन कहता है डैड जीहू, और अपने आप को भी याद करके मन ही मन कहता है बस थोड़ा और इंतजार करो। वो फीलिंग जिसे मैं भूल गया था अब वो सब वापस आ रही है। स्टील की पीटने की ये आवाज, आग की गर्मी से निकलता हुआ ये पसीना, ये सब वापस आने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे बॉडी को ये अभी भी याद है। फिर ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है जो कहता है कुछ आउटसाइडर के जैसे मुझे लगा था कि तुम भी उनमें से एक हो जो दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है, लेकिन यही तुम्हारी लिमिट है। पर फिर भी वो किस बात से इतना ज्यादा खुश है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी में इस जगह पर सिर्फ रिजल्ट मायने रखती है। जब तक तुम्हारे पास कोई अमेजिंग स्किल ना हो तब तक तुम
सिर्फ एक बड़े से दीवार को मार रहे हो। मैंने उसे ऐसा करने दिया क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि स्टार्टर जोन में एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ हो। ऐसा लगता है ये सिर्फ समय की बर्बादी है। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि योंसू ने उस स्टील को मोड़ दिया था, जिसे ब्लैकस्मिथ गौर से देखने लगता है। फिर योंसू उस स्टील को पलटता है और उसे मोड़कर फिर से पीटने लगता है। उसे देखकर ब्लैकस्मिथ सोचने लगता है क्या वो उसे मोड़कर दोबारा गर्म करके उसे टेम्परिंग कर रहा है, क्या वो उसके इम्प्योरिटीज को निकाल कर उसके स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका है। आखिर इस तरह के सिंपल टेक्निक के बारे में मैंने पहले कभी क्यों नहीं सोचा, लेकिन क्या सच में ये काम करता है या मुझे ये सब दिखाकर ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास एक स्किल है जो किसी भी आइटम के ग्रेड को अप्रेस कर सकती है। फिर वो ब्लैकस्मिथ उस स्टील के ग्रेड को देखने लगता है जो डी ग्रेड से बढ़कर सी ग्रेड हो गया था, जिसे देखकर वो ब्लैकस्मिथ हैरान होकर अपने जगह से खड़े हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है मैंने पहले भी सी ग्रेड स्टील को फोर्ज किया है, लेकिन मैं रैंक को बढ़ते हुए इतना तेजी से पहले कभी नहीं देखा। तो क्या इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो इसके आगे नहीं जा सकता। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो उसके ग्रेड को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। आगे बढ़ो और अपनी सारी ताकत को झोंक दो। कुछ चीप ट्रिक्स से ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि तुम बिना स्किल के इस वर्ल्ड में मेरे से अलग नहीं हो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सुबह हो जाता है। फिर वो ब्लैकस्मिथ उड़ते हुए सोचने लगता है क्या मैं सो गया था, लगता है उस आउटसाइडर के वजह से मेरी नींद खुलने में देर हो गई। फिर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि योंसू अभी भी उस स्टील को फोर्ज कर रहा था, जिसे देखकर ब्लैकस्मिथ सोचने लगता है क्या वो अभी तक काम कर रहा है। फिर हमें योंसू को दिखाया जाता है जो काफी खुश था और इस काम को बड़े ही मजे से कर रहा था। फिर उसके बाद वो उस स्टील को आग से निकालता है और पानी में डाल देता है। उसे देखकर ब्लैकस्मिथ सोचने लगता है क्या ये आदमी थकता नहीं है, क्या ये पूरी रात यही काम कर रहा था। फिर जैसे योंसू उस स्टील को निकालता है वो काफी ज्यादा चमकने लगा था। फिर दिखाया जाता है वो स्टील बी ग्रेड का हो गया था, जिसे देखकर वो ब्लैकस्मिथ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बी ग्रेड क्या ये सच में पॉसिबल भी है। उसने बिना किसी स्किल के उस स्टील को बी ग्रेड तक पहुंचा दिया और वो अभी भी नहीं रुका है। मुझे ये मत कहना कि वो उसके ग्रेड को और भी ज्यादा हायर बढ़ाना चाहता है। फिर हमें योंसू को दिखाया जाता है जो उस स्टील को चेक करने के बाद अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहता है मुझे इसे करे काफी लंबा समय हो गया, ऐसा लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। फिर उसके बाद वो ब्लैकस्मिथ आ जाता है और उस स्टील को उठाते हुए कहता है मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसे देखकर योंसू स्माइल करते हुए कहता है शुक्रिया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों मिलकर उस स्टील को फोर्ज कर रहे थे और योंसू बार बार उसे चेक कर रहा था और साथ ही उस ब्लैकस्मिथ को कुछ टिप्स और टेक्निक भी बता रहा था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो ब्लैकस्मिथ सामने देखकर हैरान हो गया था। फिर वो कहता है इनक्रेडिबल, ये स्टील ए ग्रेड का बन गया है, तुम इसके साथ एक रेयर ग्रेड का स्वॉर्ड बना सकते हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा करना पॉसिबल भी था। मेरे पास एक स्किल है जिससे मैं किसी भी आइटम के ग्रेड को देख सकता हूँ। ये स्पेशल नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्टर के विलेज में कभी भी मैजिक ग्रेड के आइटम को नहीं देखा। रेयर ग्रेड को देखना तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ तुम एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड बना सकते हो, क्या तुम इसे बनाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो। फिर हमें योंसू को दिखाया जाता है जो कुछ खोज रहा था। फिर वो कहता है अभी जश्न मनाने के लिए ये कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जिसकी बातों को वो ब्लैकस्मिथ नहीं समझ पाता। फिर योंसू कहता है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, ब्लेड को और भी ज्यादा बारीक धार देने की जरूरत है। मुझे इसे ऐसे बनाना है कि ये बिना टूटे इमेंस फोर्स का सामना कर सके। ब्लेड की धार अभी भी परफेक्ट होने से बहुत दूर है, जिसकी बातें सुनकर तो उस ब्लैकस्मिथ का मुंह ही बन जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसे आउटसाइडर कभी नहीं देखा। फिर योंसू कहता है मुझे बचपन से ही स्मिथिंग करना पसंद था। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है तुमने कहा कि तुम स्वॉर्ड बनाओगे और उसे अपने साथ ले जाओगे। फिर योंसू कहता है हाँ। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों ना फिर से इस मटेरियल के साथ बनाने की कोशिश करो। फिर योंसू कहता है
आपके कहने का क्या मतलब है। फिर जब योनसो उस मटेरियल को देखता है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है ये मिथ्रिल ओरे है, ये विरासत है जो हमारी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते आ रही है। फिर योनसो कहता है तो आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है क्योंकि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और तुमने मेरी और भी ज्यादा सीखने की इच्छा को जगाया है, इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास इतना स्किल नहीं है कि मैं इस मटेरियल से कुछ बना सकता हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस मटेरियल के साथ किस तरह के शॉट को बनाओगे। फिर हमें योनसो को दिखाया जाता है जो उस मटेरियल को गौर से देखकर सोचने लगता है मिथ्रिल ओरे ये एक ऐसी चीज है जो असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सोचना कि मैं एक ऐसा वेपन बनाऊंगा जो लेजेंडरी मटेरियल से बना है, जिस मटेरियल के बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा है, मैंने इससे पहले इस मटेरियल के साथ काम नहीं किया, इसलिए ये एक गैम्बल है। फिर योनसो कहता है मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ। फिर वो ब्लैकस्मिथ कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसके बदले अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे कुछ और चीजें सिखाओगे। फिर योनसो कहता है बिल्कुल, जबकि आपने मुझे इतना इंक्रेडिबल मटेरियल दिया है तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर ब्लैकस्मिथ कहता है तो क्या अब से मैं आपको मास्टर बोलूं। फिर योनसो कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे ग्रैंडफादर की उम्र के हैं। फिर ब्लैकस्मिथ कहता है उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। और इसी तरह से उन लोगों की बातें चल रही होती हैं। फिर हमें 1 महीने बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ योनसो ने उस वुडन डमी को सिर्फ अपने शॉट के एक ही स्ट्राइक से काट दिया था। फिर उसके बाद फिर से शॉट के बारे में बताया जाता है जहाँ उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन बताया जाता है कि उसके पास एक स्विफ्ट ब्लेड की पैसिव स्किल और एक रिसाइलेंट शॉट की एक्टिव स्किल है, और बाकी चीजों को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। फिर योनसो के बारे में बताया जाता है जो लेवल 1 का होता है और इसके पास अभी कोई भी क्लास नहीं होता। फिर हमें प्यूरियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजमेंट सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीम लीडर कहता है तो ये एरियस में लॉगिन करने के बाद फोर्ज में गया और वहाँ मिथ्रिल ओरे से शॉट बनाया और यहाँ आकर उस शॉट से वुडन डमी को काट दिया। इसे दोबारा देखने के बाद भी मुझे ये इम्प्रेसिव लग रहा है। फिर वो असिस्टेंट मतलब वो लड़की कहती है अगर आप घूरने के बजाय काम पर ध्यान देंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपको डिमोट कर दिया जाएगा। फिर टीम लीडर कहता है मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ये काफी ज्यादा निराश की बात है, मैं कहीं भी देखूं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर वो असिस्टेंट कहती है नाम किम यूनसू, उम्र 23 साल, अभी वो उडोंग के स्टूडियो अपार्टमेंट में है। ये कंफर्म है कि उसने किसी जान पहचान के आदमी के घर से लॉगिन किया था। उसकी बातें सुनकर टीम लीडर खुश होते हुए कहता है तुमने उसके बारे में पता लगा लिया, तुम सबसे बेस्ट असिस्टेंट हो मैनेजर ली। फिर उसके बाद असिस्टेंट कहती है हमें पता है अरेना में क्या हुआ, मैं उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन को पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी अभी उसका वीवीआईपी कैप्सूल के लिए एप्लीकेशन आया है। उसने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे ऐसे लगा कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका एप्लीकेशन अभी आया लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका रियल वर्ल्ड में पहचान को प्राइवेट रखा जाए। उसकी बातें सुनकर टीम लीडर कहता है क्या वो अपनी पहचान को छुपाना चाहता है। फिर असिस्टेंट कहती है हाँ, और वो इसके लिए काफी जिद कर रहा है। मैं सोच रही हूँ वो ऐसा क्यों करना चाहता है। अगर उसकी असली पहचान रियल वर्ल्ड में लोगों को पता चल गई तो उसे एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर टीम लीडर कहता है हो सकता है स्पॉटलाइट में ना आने का उसका कोई अपना कारण होगा, तो वो अभी कहाँ है। फिर वो असिस्टेंट कहती है ऐसा लग रहा है कि वो अभी अभी हंटिंग ट्रेनिंग सेंटर में इंटर किया है। फिर उसके बाद एक आदमी कहता है हे बच्चे, यहीं से असली मॉन्स्टर दिखना शुरू होते हैं, मुझे माफ कर दो लेकिन मैं तुम्हारा लेवल देख सकता हूँ। एक लेवल 1 के पास एक भी चांस नहीं है कि वो इस टेस्ट को पास कर सके। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और इस आदमी का नाम होता है रेलसेन और ये हंटिंग ट्रेनिंग सेंटर का इंस्ट्रक्टर होता है। फिर वो कहता है जाओ पहले कुछ खरगोश का शिकार करो और जब तुम पूरे तरह से तैयार हो जाओगे तब यहाँ वापस आना। उसकी बातें सुनने के बाद योनसू सोचने लगता है क्या वो मेरे स्टेट्स को नहीं देख सकता। फिर वो कहता है मैं कोशिश करूंगा कि आपका समय बर्बाद न हो। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है क्या सिर दर्द है, उन शॉट में से किसी एक को पकड़ लो और यहाँ आओ। फिर योनसू कहता है अगर मैं किसी भी
शॉट को यूज कर सकता हूँ, तो क्या ये चलेगा कि मैं अपने शॉट को यूज करूँ? फिर टीम लीडर कहता है उसने पूरा 1 महीना स्टार्टर जोन में बिताया। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ 30 मिनट में ही क्लियर कर लेते हैं और शायद इसी के वजह से उसके बेस स्टेट्स काफी कमाल के हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसके पास सिर्फ एपिक ग्रेड की स्वॉर्ड है जो आपको उसके पास देखने के लिए मिल जाएगा, पर वो अभी तक क्लास लेस है और वो लेवल 1 पर है। मैंने सालों से अनगिनत प्रोफेशनल और आर्टिस्ट लोगों को मैनेज किया है, लेकिन उसके कंपेयर में अभी देखे तो ये बेतुका लग रहा है। क्या हमें सच में बिना दखल दिए हुए इस वर्ल्ड के गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, या हमें सुपर एआई एरीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए? फिर जो चेयर पर बैठा आदमी होता है वो कहता है, तो उसके बारे में आपको भी चिंता है? टीम लीडर किम ताइसियोक, वो अभी वार्डन के बेगिनर हंटिंग ग्राउंड में है और ये बोलने वाला होता है ली सेचिन, जिसने इस गेम को बनाया है। फिर वो कहता है शायद उसे नहीं पता उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है, एक लेजेंडरी क्लास का ऑफर। फिर हंटिंग ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहां इंस्ट्रक्टर सोच रहा था वो बच्चा अपनी तलवार को यूज करना चाहता है, एक हाथ से बना हुआ शॉट। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ब्लैक स्मिथ हो? फिर वो इंस्ट्रक्टर स्माइल करने लगता है और कहता है एक बेकार के ट्रेड के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद करना कितना बेवकूफी भरा है। पर योन्सो कुछ भी नहीं कह रहा होता है और उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है इस जगह पर मॉन्स्टर तीनों तरफ से अटैक करते हैं, किसी भी घटिया वेपन से कहीं ज्यादा बेहतर एक ट्रेंड स्वॉर्ड्समैन है, तो यहाँ पर ब्लैक स्मिथ का काम करने वाला क्यों आया है? फिर बताया जाता है इंस्ट्रक्टर की एफिनिटी -10 हो गई होती है। फिर योन्सो अपने आंख बंद करके सोचने लगता है मैंने ये रिएक्शन रियल लाइफ में कई बार देखा है, ब्लैक स्मिथ अब एक बेकार से सपने के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन एरिस में आने के बाद मुझे लगा कि आखिरकार मेरे मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर योन्सो कहता है वो कौन था? उन सभी स्वॉर्ड्समैन में से वो स्वॉर्ड्समैन जो इस ट्रेनिंग ग्राउंड से पास हुआ है, उन सभी में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग कौन था? मैं उनके टेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल टेस्ट को देना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो इंस्ट्रक्टर गुस्सा होते हुए सोचने लगता है शायद मैं इस बार्डिंग हंटिंग ग्राउंड में एक इंस्ट्रक्टर के रूप में सड़ रहा हूँ। मैंने अनगिनत स्टूडेंट को ट्रेन किया है, मैं सिर्फ एक बार देखकर ही टैलेंटेड आदमी को पहचान सकता हूँ। एकमात्र बेगिनर के लिए इतना घमंडी होना ये कुछ ज्यादा हो रहा है। फिर बताया जाता है इंस्ट्रक्टर प्रोवोक हो गया है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है ठीक है शायद तुम कोशिश करने के लायक हो। फिर बताया जाता है ट्रायल का प्रपोजल मिला है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है मुझे फॉलो करो, यहाँ मेरा काम लोगों को बेसिक सिखाना और कंफर्मेशन टेस्ट को चलाना है, लेकिन मैं उन रेयर लोगों को एक स्पेशल ट्रायल देता हूँ जो टैलेंटेड लोगों को दिखाता है। ये हाईएस्ट रिकॉर्ड स्टेज 3 ट्रायल है। फिर हमें कुछ गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो लोग अपना हथियार पकड़े हुए स्माइल कर रहे होते हैं। फिर बताया जाता है ये लेवल 6 के सुप्ट गॉब्लिन है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है क्योंकि तुम इस तरह से लापरवाह चैलेंज करने के लिए जोर दे रहे हो, इसलिए अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी, तुम 1 हफ्ते तक नहीं आओगे और खरगोश का शिकार करोगे। फिर योन्सो कहता है क्या स्टेज 3 ही आखिरी ट्रायल है? उसकी बातों को वो इंस्ट्रक्टर कुछ देर के लिए समझ नहीं पाता। फिर योन्सो कहता है मैं फाइनल स्टेज तक जाना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो इंस्ट्रक्टर गुस्सा होते हुए सोचने लगता है तुम मेरी ट्रेनिंग को इतनी आसानी से इग्नोर कर रहे हो। बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेशेंस का टेस्ट लेने की? फिर वो एक चेन को घिसते हुए कहता है तो चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। फिर हमें फाइनल स्टेज 4th ट्रायल को दिखाया जाता है। फिर बताया जाता है इसमें लेवल 15 के मैड गॉब्लिन है। फिर वो सभी गॉब्लिन ह्यून्सो के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। फिर वो इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है पूरे वर्ल्ड में लगभग कोई भी स्टेज 3 को पार नहीं कर पाया और स्टेज 4 की बात तो छोड़ ही दो। फिर उन सभी मैड गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो लोग बहुत ही तेजी से ह्यून्सो के पास आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके अटैक को ह्यून्सो डिफ्लेक्ट कर देता है जिससे वो गॉब्लिन पीछे फेंका जाता है। फिर तभी दूसरा गॉब्लिन ह्यून्सो के ऊपर अटैक कर देता है। उसे देखकर ह्यून्सो मनी मन कहता है कोई भी ब्लैक स्मिथ इसे देख सकता है। फिर ह्यून्सो अपने शॉट को पीछे करता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और ह्यून्सो यहाँ पर अपने शॉट डे लाइट का एक्टिव स्किल टॉप शॉट यूज करता है, जिस अटैक की वजह से उस मैड गॉब्लिन के वेपन के साथ साथ उसका भी वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर बताया जाता है एक स्विफ्ट गॉब्लिन खत्म हो गया। तो गाइस मैं बता दो इस ट्रायल में 2 लेवल 6 के स्विफ्ट गॉब्लिन है और एक लेवल 15 का मैड गॉब्लिन है। फिर तभी बिल्कुल उसके आंख के पास एक वेपन आ जाता है और ऐसा करने वाला दूसरा बचा हुआ स्विफ्ट गॉब्लिन था, जिसके अटैक से बचने के लिए योन्सो साइड तो हो जाता
जाता है, पर फिर भी उस गॉब्लिन का अटैक योनसो के पेट में लग जाता है। उसे देखकर इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है, जैसा कि सोचा था इंस्टेंटली एक क्रिटिकल हिट, इसलिए स्विफ्ट गॉब्लिन को बिगिनर लोगों के लिए नाइटमेयर कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका शॉट कितना भी अच्छा हो, आखिरकार वो बिना स्किल के एक लेवल 1 के प्लेयर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि योनसो को इससे ज्यादा कुछ चोट नहीं लगा था और उसका अभी का एचपी 82% होता है। फिर योनसो कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा दर्द दे रहा है। और उसे देखकर इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है, आखिर एक लेवल 1 का प्लेयर क्रिटिकल हिट लगने के बावजूद भी कैसे बच सकता है। फिर योनसो सोचने लगता है, लकली पूरे समय वेपन को फोर्स करते वक्त मेरे स्टेट्स भी बढ़ गए, मेरे स्ट्रेंथ और वाइटलिटी काफी अच्छी है, लेकिन अभी भी मेरी एजिलिटी कम है। उसे देखकर इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, असली खतरा तो अब शुरू होगा। फिर हमें मैड गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जो योनसो के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। फिर वो मैड गॉब्लिन मैडनेस थॉर्न्स का अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से योनसो पीछे धकेलाने लगता है, जिसके वजह से योनसो को चक्कर आ रहा था और उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो धीरे धीरे अपने आँख खोलने लगता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर सोचने लगता है, ये बच्चा सच में तारीफ के लायक है, लेकिन बस यहीं तक इसकी लिमिट है, ये यहीं पर खत्म होता है। फिर दिखाया जाता है स्विफ्ट और मैड दोनों गॉब्लिन योनसो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। फिर योनसो अपने शॉट को सामने की तरफ करता है और सोचने लगता है, मुझे फोकस करना होगा, जो मैंने शॉट बनाई है मुझे उस पर भरोसा करना होगा और मुझे बस वो करना है जो मैं चाहता हूँ। फिर वो गॉब्लिन जैसे योनसो के पास आता है, योनसो अपने शॉट के पैसिव स्किल स्विफ्ट ब्लेड को यूज करता है, जो उसके अटैक स्पीड को 1.7 गुना बढ़ा देता है, जिसके अटैक की वजह से वो दोनों गॉब्लिन एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। उसे देखकर ली सेजिन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन टीम लीडर, उसकी असिस्टेंट और इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर उन दोनों को खत्म करने के बाद योनसो सोचने लगता है, अपने शॉट के इस स्किल की मदद से मैं आसानी से अपने एजिलिटी की कमी को भर सकता हूँ। फिर बताया जाता है मैड गॉब्लिन और स्विफ्ट गॉब्लिन खत्म हो गए। उसे देखकर इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचने लगता है, इसने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। फिर वो इंस्ट्रक्टर योनसो के पास जाकर कहता है, तुम्हारे सभी स्ट्राइक देखने में रफ लग रहे थे, लेकिन उन सभी स्ट्राइक में ब्लेड की असली ताकत छिपी हुई थी, तुम तो पहले ही स्वॉर्डमैनशिप में ट्रेंड हो। फिर योनसो कहता है, मैंने तो सिर्फ ये सीखा है कि एक ब्लैक स्मिथ अपने द्वारा बनाए गए वेपन को कैसे संभालता है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सीखा। उसकी बातें सुनकर इंस्ट्रक्टर को अपने गलती का एहसास हो जाता है। फिर उसके बाद वो योनसो की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारे हाथों के उस निशान को देख सकता हूँ। फिर वो अपने सीने पर हाथ रखता है और माफी मांगते हुए कहता है, तो तुम सच में एक सच्चे ब्लैक स्मिथ हो, पहले के लिए मुझे बुरा बर्ताव करने के लिए माफ कर दो। फिर बताया जाता है इंस्ट्रक्टर का एफिनिटी योनसो के लिए मैक्स हो गया है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है, क्या तुम मेरे प्रपोजल को सुनोगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सच में टैलेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्या तुमने कभी मैड लॉर्ड के बारे में सोचा है? फिर लेजेंडरी क्लास चेंज टू मैड लॉर्ड का क्विस्ट आ जाता है। उसे देखकर टीम लीडर और असिस्टेंट दोनों हैरान हो जाते हैं। उसे एक लेजेंडरी क्लास चेंज का ऑफर किया जा रहा है, मैड लॉर्ड, जो इपिक क्लास मैड नाइट से भी ऊपर होता है। ये अकेले ही क्लास 2 स्पेशल मैनेजमेंट यूजर के रूप में जाना जाता है। ये अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्लास चेंज क्विस्ट को एक्सेप्ट करने का मतलब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एक मैड लॉर्ड 100 मैड नाइट को कमांड करता है, तुम इस वर्ल्ड के गार्डियन बन जाओगे। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? मैं ये ऑफर हल्के में नहीं दे रहा, तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम नाइट के बीच एक किंग की तरह उभर सकते हो। फिर योनसो कहता है, मुझे खुशी है कि आपने मुझे ये ऑफर दिया, लेकिन मैं इसे मना करता हूँ। मैं एक नाइट नहीं बल्कि एक ब्लैक स्मिथ हूँ। जिसके बाद सुनकर ली सेजिन और असिस्टेंट स्माइल करने लगते हैं और वहीं टीम लीडर थोड़ा हैरान होता है। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर कहता है, सचमुच तुम शानदार हो। फिर वो स्माइल करने लगता है। फिर योनसो अपने आंखें बंद करके सोचने लगता है, मुझे लगा था कि मैं फिर कभी अपने लाइफ में दोबारा हथौड़ा नहीं पकड़ पाऊंगा, लेकिन इस गेम में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं एक ब्लैक स्मिथ के न्यू लाइफ को फिर से शुरू कर रहा हूँ। फिर उसके
उसके बाद एक ग्रेड बी का हिडन क्वेस्ट आ जाता है जहाँ यूनसो को लॉर्ड वेंस से मिलना होता है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है तो ये रिकमेंडेशन लो और लॉर्ड के कैसल में जाओ, वहाँ कोई है जो तुम्हारे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लैक स्मिथ का इंतजार कर रहा है और ट्रायल के रिवॉर्ड के रूप में मैड लॉर्ड द्वारा पहने गए इस आर्मर को ले जाओ। जंग लगने की वजह से इसका काम खत्म हो गया है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसे यूज कर लोगे। फिर इंस्ट्रक्टर एक्साइटेड होते हुए कहता है वहाँ भी जाकर अपने आप को साबित करो और वो करो जो कोई नहीं कर सकता। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। फिर यूनसो भी शर्माते हुए कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर असिस्टेंट कहती है आखिरकार यूजर यूनसो उस बड़े खतरे से बच गया। फिर टीम लीडर कहता है हाँ, पॉसिबिलिटी की चिंगारी अभी भी बनी हुई है, वो ब्लैक स्मिथ के पिनिकल तक पहुंचेगा, उसका रास्ता गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ बनने का है। फिर बताया जाता है यूनसो ट्रेनिंग ग्राउंड को क्लियर कर लिया होता है और वो टेरिटरी विलेज में इंटर कर चुका होता है और उसे मेन क्वेस्ट भी मिल गया होता है। इसी के साथ ट्यूटोरियल खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो लॉग आउट कर लेता है। फिर वो सोचने लगता है अब शुरुआत हो चुकी है, पर उससे पहले मुझे गैस बिल को पे करना होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे मुझे रियल लाइफ में ध्यान देना होगा। मुझे गेम की आदत पड़ रही है और मुझे इसका पोटेंशियल भी दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने फादर के हॉस्पिटल बिल, रहने खाने के खर्चे को पूरा करना होगा। फिर वो बैंक बैलेंस को चेक करने लगता है, पर तभी उसके मोबाइल में जिहुन का कॉल आ जाता है। फिर यूनसो कॉल को उठा लेता है। फिर जिहुन कहता है क्या तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड क्लियर कर लिया? काम में थोड़ा बिजी था इसलिए मैं लॉगिन नहीं कर पाया। फिर यूनसो कहता है हाँ, मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड क्लियर कर लिया है, मुझे क्वेस्ट मिला है और अब मैं टेरिटरी विलेज पहुंच गया हूँ। फिर जिहुन कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, तुम अब ऑक्शन हाउस को यूज कर सकते हो, तुम्हें उसे जाकर देख लेना चाहिए। पर यूनसो को ऑक्शन हाउस के बारे में पता नहीं होता। फिर जिहुन बताता है गेम के अंदर गियर और आइटम्स को बनाया जाता है और उन्हें ऑक्शन हाउस में गोल्ड से खरीदा और बेचा जाता है। गेम के 10 गोल्ड रियल लाइफ में 10,000 वॉन के बराबर होते हैं। यहाँ सच में बहुत सारे पैसे की ट्रेडिंग होती है, इसलिए मैंने तुम्हें एरिस गेम में बुलाया। जानते हो इस गेम को खेलते हुए मुझे क्या एहसास हुआ? मैंने तुम्हारे और तुम्हारे अंकल द्वारा बनाई गई सॉर्ड जैसी अमेजिंग चीजों को पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा था कि ये काम करेगा। एक बार जब तुम्हें 99.9% सिंक वाली वीवीआईपी कैप्सूल मिल जाएगी तो ये और भी ज्यादा इनक्रेडिबल होगा। चलो अब पूरे मार्केट को वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ के मास्टरपीस से भर दे। फिर यूनसो स्माइल करते हुए शुक्रिया कहता है। फिर उसके बाद उनकी बात हो जाती है। उसके बाद वो खाना को खाते हुए सोचने लगता है अब मेरा रास्ता साफ और सीधा है, मुझे गोल्ड को कमाने के लिए क्राफ्टिंग और क्वेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसका मतलब है कि मेरे पास स्टैमिना की कमी नहीं होना चाहिए। ये कोई असली ब्लैक स्मिथिंग नहीं है, लेकिन गेमिंग में भी स्टैमिना खर्च होता है। फिर उसके बाद वो दौड़ते हुए सोचने लगता है प्लीज डैड आप बस थोड़ा इंतजार करो, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आप जल्द ही दोबारा फिर से जागेंगे। फिर उसके बाद वो गेम में लॉगिन कर लेता है। अब ट्रेनिंग ग्राउंड क्लियर करने की वजह से अब वो ऑक्शन हाउस को भी यूज कर सकता है, इसलिए उसे अपने नए शॉप का नाम एंटर करने के लिए कहा जाता है। फिर यूनसो अपने शॉप का नाम यून्स फोर्ज रखता है। फिर तभी उसे किसी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक काफी बड़ा तराजू था और उसी के सामने यूनसो था। फिर यूनसो के सामने कई सारे आइटम के इंफॉर्मेशन आ जाता है जिसे बेचा जा रहा था। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आप ऑक्शन बोर्ड को कभी भी किसी समय एक्सेस कर सकते हैं। फिर यूनसो सोचने लगता है मुझे पहले किसे बेचना चाहिए। लाइट ब्रिंगर के अलावा मेरे पास सिर्फ एक ही स्वॉर्ड है जिसे मैंने फोर्ज में बनाया था, ये एक रेयर ग्रेड का स्वॉर्ड है और इस तरह का लेवल लिमिट का स्वॉर्ड 70 गोल्ड के आसपास का बिकता है। जिहुन ने प्राइस को कम नहीं रखने के लिए कहा था, इसके लिए 100 गोल्ड कैसा रहेगा? फिर वो अपने सबसे पहले फोर्ज के स्वॉर्ड को ऑक्शन में बेचने के लिए 100 गोल्ड में रख देता है और जैसे ही वो उस स्वॉर्ड को ऑक्शन में रखता है उस शॉट का नोटिफिकेशन सभी प्लेयर को आ जाता है और बातें करने लगते हैं कि इस शॉट को लेवल 1 के क्राफ्टमैन ने बनाया है जिसका अभी कोई क्लास भी नहीं है। इस वजह से यून की फर्स्ट शॉट की बिडिंग बढ़ने लगती है। फिर उसके बाद हमें ब्लेम नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है वॉइस गिल्ड मास्टर क्या आप इसे देख रहे हैं, ये सच में इंसेन है। फिर बताया जाता है कि गोल्डन शील्ड गिल्ड है और ये ब्लेम नाम का बंदा गोल्डन शील्ड गिल्ड से है। फिर वो वॉइस गिल्ड मास्टर को मैसेज करता है, कह रहे हैं कि जिसने इसे बनाया है वो लेवल 1 का है, वो भी बिना किसी क्लास के, और बहुत ही मामूली मटेरियल का यूज करके इसने सबसे बेस्ट स्वॉर्ड बनाया है और इससे भी बड़ी बात इसमें इनहेंसमेंट का ऑप्शन है। फिर वॉइस गिल्ड मास्टर कहता है इस इक्विपमेंट में इनहेंसमेंट है, इसमें लोअर ग्रेड के मटेरियल का यूज किया गया है, इसका मतलब सक्सेस का चांस भी कम होगा।
फिर ब्लेम कहता है उसने सेम मटेरियल का यूज किया होगा, इस तरह से वो उसकी कॉस्ट को भी बचा लिया। फिर वॉइस गिल्ड मास्टर कहता है ये 15 लेवल तक चलेगा, वो सच में काफी चालाक है। फिर ब्लेम कहता है यहाँ तक कि उसने इसका नाम भी रखा है फर्स्ट सॉर्ड। ये उस क्राफ्टमैन की पहली कलेक्शन पीस है। एक लेवल 1 के इस स्किल के साथ आपको लगता नहीं कि ये काफी वैल्यूएबल है। फिर उसके बाद वो लोग काफी बातें करते हैं और यूनसो की काफी तारीफ भी करते हैं। और वहीं यूनसो परेशान होता है कि उसके जो फर्स्ट सॉर्ड है वो बिकेगी भी या नहीं, और उसे लगता है कि उसने जल्दबाजी कर दी। फिर तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसकी सॉर्ड बिक चुकी है। फिर तभी उसके पास एक बुक आती है और जैसे कि गेम में एक मैसेज बॉक्स रहता है, ये बुक कभी वही काम था। फिर जब वो उस बुक को खोलकर देखता है तो उसका सॉर्ड 1008 गोल्ड में बिका था, जिसे अगर रियल वर्ल्ड के करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 मिलियन वॉन होता है। और इतना ज्यादा पैसे को देखकर वह हैरान के साथ साथ काफी खुश भी था। फिर जब वो उसके इंफॉर्मेशन को देखता है तो इसे गोल्डन शील्ड गिल्ड के ब्लेम ने खरीदा था और उनके तरफ से एक मैसेज भी था जिसमें वो यूनसो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कह रहे थे और यूनसो को अपने गिल्ड का मेंबरशिप भी दे रहे थे। फिर वो देखते हुए सोचने लगता है गोल्डन शील्ड गिल्ड ब्लैक स्मिथ गिल्ड, इसके फॉलोअर 7,80,000 है। फिर यूनसो सोचने लगता है जिहुन ने कहा था कि लेवल अप से ज्यादा मुश्किल काम अपने फॉलोअर को बढ़ाना है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास फॉलोअर्स होंगे उतना ज्यादा ही लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे और जितना ज्यादा लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे तुम्हारा फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। चलो देखते हैं अभी मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। फिर जब वो देखता है तो उसके 82 फॉलोअर्स थे। फिर उसके बाद वो अपने मैसेज बॉक्स को खोलता है तो वहाँ से बहुत सारे मैसेज निकलने लगते हैं और उन सभी मैसेज में कोई ना कोई गिल्ड या तो उसे रिक्रूट करना चाहता था या तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता था। फिर यूनसो सोचने लगता है असली दुनिया में गायब हुए ब्लैक स्मिथ का एरिस इंतजार कर रहा है, क्योंकि एरिस एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक क्राफ्ट्समैन की स्किल की वैल्यू है। एग्जैक्ट डेटा और नंबर से उनके वैल्यू को साबित किया जा सकता है, जिससे वो और भी ज्यादा चमकने लगेंगे। मेरे पास अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने का समय नहीं है। फिर दिखाया जाता है यूनसो लॉर्ड के मैनर में पहुंच गया होता है। फिर वो सोचने लगता है मैंने तो अभी तक अपनी आधी स्किल को भी नहीं दिखाया है, मेरी असली वैल्यू की शुरुआत अब होगी। फिर हमें अंदर की तरफ लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहता है बेल ये इम्पॉसिबल है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो बेल है, वो कहता है हाँ मेरे लॉर्ड, किसी भी आर्टिफैक्ट को रिस्टोर करने में हमेशा फेल होने का चांस रहता है और अगर वो रिस्टोरेशन के प्रोसेस के बीच में टूट जाता है तो शायद वो दोबारा कभी रिस्टोर नहीं भी हो सकता है। आप इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं, इसलिए आपको कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट रिस्टोरर को इसे दे देना चाहिए। फिर लॉर्ड कहता है लेकिन उस तरह के एक्सपर्ट तो सिर्फ कैपिटल में ही मिल सकते हैं। फिर बार्डिन कहता है उन जैसे एक्सपर्ट का कैपिटल से बार्डिन तक आना काफी दूर की बात है। फिर लॉर्ड कहता है तो इसे ठीक कराने के लिए मुझे कैपिटल जाना पड़ेगा, पर मैं अपने पर्सनल काम के लिए अपने टेरिटरी को यूं ही अकेले नहीं छोड़ सकता, ये मेरे फादर की एकमात्र यादगार चीज है। फिर हमें एक धनुष को दिखाया जाता है जो टूटा हुआ था। फिर बेल कहता है लेकिन ये एक ऐसा वो है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। फिर बताया जाता है इसका नाम प्लेयर बेल है और ये लेवल 100 का है और इसका काम लोगों को बेवकूफ बनाकर उसका फायदा उठाने का है। फिर वो सोचने लगता है मैंने 1 हफ्ते बर्बाद कर दिए लॉर्ड वेन के भरोसे को जीतने के लिए, सिर्फ इसी दिन के लिए ही मैंने इतना मेहनत किया है, तो अब बारी है रिवॉर्ड की। फिर लॉर्ड वेन कहता है तो इसके रिस्टोरेशन में 300 गोल्ड लगेगा। फिर बेल कहता है हाँ अगर आप ये वो मुझे दे देते हैं तो मैं कैपिटल में जाकर इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्टोर करा दूंगा। फिर तभी वहाँ यूनसो आते हुए कहता है क्या रिस्टोरेशन। फिर उसके बाद वो आगे चलते हुए कहता है इस बो को यहीं पर रिस्टोर किया जा सकता है। उसकी बातें सुनकर बेल गुस्सा होते हुए सोचने लगता है आखिर ये कौन कमीना है जो मेरे 1 हफ्ते की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। फिर उसके बाद लॉर्ड वेंस कहते हैं तुम ये कह रहे हो कि तुम इस टूटे हुए बो को अभी और यहीं पर ठीक कर सकते हो, जिसकी बातें सुनकर यूनसो इस्माइल कर रहा होता है। फिर लॉर्ड वेंस अपने गार्ड को बुलाते हुए कहता है आखिर ये आदमी है कौन। फिर वो गार्ड कहता है लॉर्ड ये इंस्ट्रक्टर रेल्सन के रिकमेंडेशन लेटर को लेकर आया है। फिर लॉर्ड वेंस कहता है क्या इंस्ट्रक्टर रेल्सन, क्या तुम्हारा मतलब बेगनर हंटर स्टीरिंग ग्राउंड के रेल्सन से है। फिर लॉर्ड वेंस कहता है बार्डिन टेरिटरी के लॉर्ड के तौर पे मैं तुमसे पूछता हूँ अपने एबिलिटी और एक्सपीरियंस को मुझे बताओ। फिर यूनसो को नोटिफिकेशन आता है कि लॉर्ड वेंस अपने क्लास और लेवल इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर यूनसो कहता है मेरा नाम यूनसो है और मैं अभी लेवल 1 पर हूँ और मेरा अभी कोई भी क्लास नहीं है। फिर बेल कहता है क्या मैंने सही सुना, कहीं ये मजाक तो नहीं है।
एक लेवल 1 का प्लेयर लॉर्ड वेंस के सामने घमंडी बनने की हिम्मत कर रहा है, और वो भी बिना किसी क्लास के। क्या तुम्हें नहीं पता कि रिस्टोरेशन स्किल को सिर्फ 80 या उससे ज्यादा हायर लेवल वाले ब्लैक स्मिथ ही सीख सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम एक एपिक ग्रेड के रिकर्व वो को रिस्टोर करने की बात कर रहे हो। मैंने यहाँ एक हफ्ता बिताया है, इसलिए मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। फिर यूनसो कहता है तुम गलत हो, ये कोई रिकर्व बो नहीं है। इस बो को हॉर्न बो कहा जाता है। जिसकी बातें सुनकर बेल हैरान होते हुए कहता है क्या हॉर्न बो, और उसकी बातों से लॉर्ड वेंस भी काफी हैरान हो जाता है। फिर यूनसो उस बो के पास आते हुए कहता है आपके गार्ड ने मुझे बताया था कि ये आपके गुजरे हुए फादर की एकमात्र यादगार निशानी है। ये वो जल गया था जिसे आप रिस्टोर करना चाहते हैं। बहुत समय पहले बाहर से आए एक मिस्टीरियस आदमी ने इसे दिया था, एक ऐसा वो जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर लॉर्ड वेंस कहता है मैं हमेशा से अपने टेरिटरी के बाहर लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अपने हेयरलूम के बारे में बाहरी लोगों से धोखेबाज बातों को सुनकर थक गया हूँ। अब से तुम जो भी बोलोगे तुम्हें उसकी जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। फिर यूनसू कहता है मुझे एक चीज कंफर्म करना है, भले ही इसे किसी बाहर के आदमी ने गिफ्ट किया था, लेकिन असलियत में क्या इसे इसी टेरिटरी में नहीं बनाया गया था। जिसकी बातें सुनकर लॉर्ड वेंस भी हैरान हो जाता है। हॉल में आते समय मैंने रास्ते पर भैंस के जैसे दिखने वाले जानवरों के झुंड के एक ड्राइंग को देखा। बफेलो के हॉर्न एक काफी स्पेशल मटेरियल है और इसका कर्व भी अलग है। इसमें वेल के नस का यूज किया गया है। क्या आप इसे समझा सकते हैं? फिर लॉर्ड वेंस कहता हाँ, वो बाहर का आदमी मेरे फादर का फ्रेंड था और एक ब्लैक स्मिथ था। तुमने जो बड़े भैंसों के झुंड के ड्राइंग को देखा वो एक मॉन्स्टर थे। वो भैंस और वेल की नसें बार्डन के टेरिटरी में पाई जाने वाली एक रेयर चीज है। उस आदमी ने मेरे फादर को एक बो गिफ्ट किया जो बार्डन टेरिटरी के सबसे बेस्ट मटेरियल से बना था। यह सोचकर खुशी होती है कि तुमने इस बो के उन मटेरियल का पता लगा लिया जिसे 100 लेवल का ब्लैक स्मिथ भी पता नहीं लगा पाया। सुनकर बेल को काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर लॉर्ड वेंस कहता है मैं अपने फादर के हेयरलूम को समय के साथ खत्म होते हुए नहीं देख सकता। मैं बस इसे किसी ऐसे आदमी को देना चाहता था जो इसे ठीक कर सके। यूनसू तुमने यही नाम बताया था ना, क्या तुम मेरे फादर के इस हायरलूम को रिस्टोर कर सकते हो? फिर यूनसू को भी ये मैसेज आ जाता है और यूनसू इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लॉर्ड वेंस बेल को कहता है बेल अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर बेल भी कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए गुस्से से सोचने लगता है तुमने अपना नाम यूनसू बताया ना, मैं तुम्हारे नाम को याद रखूंगा, बस तुम इंतजार करना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। फिर लॉर्ड वेंस कहता है अब हमें वो को रिस्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए? फिर यूनसू कहता है अगर हो सकता है तो उन भैंसों के हॉर्न वेल के नस को ले आइए, हमें इसके लिए ओक सहतूत बांस और अच्छे टूल्स की जरूरत होगी। फिर सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने बो के मटेरियल को पहचान लिया है। फिर यूनसू जैसे उस बो को छूता है उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आ जाता है और उसके मटेरियल और उसके रिस्टोरेशन प्रोसेस को भी बता दिया जाता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ यूनसू अपने फादर के साथ मिलकर बो को बना रहा था और उसके फादर उसे अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि उसे किन किन बातों का ध्यान देना है और उसे अच्छे से कैसे बनाना है, और साथ ही वो उसे शाबाशी भी दे रहे थे कि वो इन्हें काफी अच्छे से बना रहा है और वो चीजों को जल्दी सीख जाता है। और इन बातों को याद करके वो वियर कैप्सूल में ही रोने लगता है। फिर वो सोचने लगता है मेरे हाथों में इतना स्किल है, इसे मैं ठीक वैसे ही क्राफ्ट कर सकता हूँ जैसे कि आपने मुझे सिखाया था। फिर वहीं पर लॉर्ड वेंस आ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत है? फिर उसके बाद हमें सीधे रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसू बो के मटेरियल को अच्छे से तैयार कर रहा था और ये सब करते हुए लॉर्ड वेंस उसे काफी गौर से देख रहा था। फिर वो सोचने लगता है दिन भर यही करना आसान नहीं है, मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, लेकिन उसके उस इस्माइल चेहरे को देखकर मुझे भी ताकत मिल रही है। फिर उसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो सोच रहा था ये सोचना कि मुझे पूरे एक हफ्ते तक ये करना पड़ेगा, ये काफी थका देने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड वेंस वहीं जमीन पर सोया होता है और वहीं वो कह रहा होता है क्या अब मैं वापस नहीं जा सकता? फिर यूनसू कहता है नहीं, बो को शेप देने में आपको मदद करनी होगी। आप यहाँ वर्कशॉप में रोज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अपने फादर के हायरलूम को खुद रिस्टोर होते हुए देखना चाहते थे। उसकी बातें सुनकर लॉर्ड वेंस स्माइल करने लगता है। फिर वो उठते हुए कहता है हाँ ये बात सच है, वो हायरलूम मेरे फादर की एकमात्र यादगार चीज है। वैसे यूनसू तुम्हारे बारे में क्या? ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम को करने में काफी मजा आता है। फिर यूनसू स्माइल करते हुए कहता है हाँ
मेरे पास भी काफी प्रीशियस मेमोरीज हैं। मेमोरीज को रीस्टोर करने में समय और मेहनत दोनों लगता है। फिर लॉर्ड विंस युनसो को हाथ पकड़कर कहता है, मैं समझ गया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बो को रीस्टोर करने लगते हैं और वो लोग इसे धीरे धीरे और कई सारे प्रोसेस के साथ कर रहे थे और ऐसे ही करते करते 20 दिन बीत चुका होता है और आखिर में वो बो बन के तैयार हो जाता है। फिर बताया जाता है कि ये एक मार्क्समैन हॉर्न बो है और इस बो को ओरिजिनल मास्टर से भी ज्यादा अच्छे से बनाया गया है और इसके बाकी इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो। फिर हमें लॉर्ड वेंस के फादर के स्टैचू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आ गए थे और लॉर्ड वेंस कह रहा था, क्या आप इसे देख सकते हैं? पहले की तरह एक बाहरी मिस्टीरियस आदमी के जैसे। ठीक इस बार भी एक बाहरी मिस्टीरियस आदमी ने बो को गिफ्ट में दिया है। मतलब वो यहाँ पर यूनसो की बात कर रहा था। फिर यूनसो कहता है, एक बार आप अच्छे से इसे चेक कर ले, क्या यह आपको पहले के ही जैसे लग रहा है? फिर लॉर्ड विंस अपने बो और एरो को तैयार कर लेते हैं और सामने की तरफ शूट करते हैं जो बिल्कुल निशाने पर जाता है। फिर लॉर्ड विंस कहता है, ये पहले के जैसे नहीं है। फिर वो काफी खुश होते हुए कहता है, ये तो पहले से भी काफी ज्यादा अच्छा है और इस बात का नोटिफिकेशन यूनसो को भी आ जाता है जिससे यूनसो भी खुश हो जाता है। फिर लॉर्ड विंस कहता है, इसे रीस्टोर करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने टेरिटरी के काम पर अच्छे से ध्यान दे सकता हूँ। फिर भी तुमने जो किया है उसे देखा जाए तो रिवॉर्ड काफी कम लगता है, इसलिए मैं 2000 गोल्ड के अलावा मैं तुम्हें फोर्ज को फ्री में यूज करने का परमिशन देता हूँ। फिर उनसे खुश होते हुए सोचने लगते हैं, 2000 गोल्ड, ये तो 2 मिलियन वॉन होगा। ये मेरे रहने खाने और नेक्स्ट जर्नी के लिए काफी होगा। फिर उसके बाद लॉर्ड विंस अपने पास से एक स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, वैसे क्या तुमने कभी स्वॉर्डमैनशिप सीखने के बारे में सोचा है?